आपका टारगेट होना चाहिए कि जितना भी क्लास में हम कर रहे हैं, जाओ जाओ, जितना भी हम क्लास में कर रहे हैं उतना आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। कोई ट्रायंगल चैप्टर रटने नहीं बैठेगा, ये बात ध्यान रखना। सर ट्रायंगल चैप्टर तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा और ट्रायंगल चैप्टर हम 10th में भी पढ़ रहे हैं, तो फिर हम नया क्या सीखने वाले हैं? 9th क्लास में जब हमने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि दो फिगर कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? तो हमने कहा था दो फिगर कॉन्ग्रेंट तब होते हैं, दो फिगर कॉन्ग्रेंट तब होते हैं, आप देख लो, समझ जाओ, इसके नीचे वो येलो वाला भी है, अलग नहीं हो रहा। चलो मान लो एक और बना लेते हैं ना, ट्रायंगल ग्रीन बना लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये एक और ट्रायंगल है। तो जब हम 9th क्लास में इसके बारे में डिस्कस करते थे तो हम कहते थे कि अगर हम चाहते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो, तो अगर मैं पहले के ऊपर ऐसे दूसरे को प्लेस करूं, पहले के ऊपर ऐसे दूसरे को प्लेस करूं, या फिर दूसरे को उठाकर पहले के ऊपर प्लेस करूं, तो वो उन्हें कंप्लीटली क्या कर ले? कवर। कंप्लीटली क्या कर ले? कवर। तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मतलब मैं कह दूं ट्रायंगल बोल दो, ये कोई भी पॉलीगन कह दो, ट्रायंगल बोल दो, ये कोई भी पॉलीगन कह दो। तो मैंने कहा अगर हम पॉलीगन पे लेकर चले तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। अगर हम पॉलीगन को ही हमारे भी कंसीडरिंग में रखते हैं, ट्रायंगल को छोड़ दो, भूल जाओ ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ याद रखो पॉलीगन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा ये एक पॉलीगन है, 4 साइडेड ले लेते हैं, और ये दूसरा पॉलीगन है। अगर हम चाहते थे ये कॉन्ग्रेंट हो, अगर हम चाहते हैं ये कॉन्ग्रेंट हो, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके इक्वल होना चाहिए, और ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए। यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए? इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए? इक्वल। क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए भी कुछ बात थी? यस, क्या बात थी बोलो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हम दो फिगर्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट। बट व्हाट डू वी मीन बाय, ये तो 9th क्लास की बात हो गई, बट 10th क्लास में ट्रायंगल में नया क्या है? तो सर 10th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में नया है एक वर्ड, सिमिलैरिटी। एंड बीइंग ऑनेस्ट विद यू, कॉन्ग्रेंसी एक आसान टॉपिक होता है और सिमिलैरिटी एक डिफिकल्ट टॉपिक है। डिफिकल्ट मतलब ऑनेस्टली डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अब सर सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? मैंने कहा आएंगे सिमिलैरिटी के मतलब पर, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूं कि आपको एक वर्ड के बारे में पता हो, स्केल फैक्टर। अभी सिर्फ ऐसे समझना कि तुम जनरली कोई तुम्हें वैसे ही कुछ एक कहानी सुना रहा है और तुम कहानी सुन रहे हो, ठीक है, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड मत समझना। मान लीजिए कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं और मैं आपको उसमें बिल्डिंग के अंदर, अपनी बिल्डिंग के अंदर कुछ फ्लैट्स ऑफर कर रहा हूं। अब आप पूछोगे कि सर आप अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो पहले कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ऐसे ही थोड़ा ना खरीद लोगे। तो मैंने तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक बताई कि जो मेरी बिल्डिंग है, ये एसी ऑन कर देना, जो मेरी बिल्डिंग है उसमें 10 मंजिल होने वाली है, एक जिम होने वाली है, एक पार्क होने वाला है, एक स्विमिंग पूल होने वाला है, और तुम खुश हो गए और तुमने उसमें एक फ्लैट खरीद लिया, ठीक है।
आप बन गई बिल्डिंग, तैयार हो गई, तुम्हें मैंने दे दिया तुम्हारा फ्लैट। तुम गए एक दिन, पहले दिन तुमने देखा पूल तो इतना छोटा सा है, इतना सा कि तुम आ भी ना पाओ। तुम बोलोगे तो हमारे साथ धोखा हुआ, लेकिन मैंने क्या धोखा किया? नहीं, मैंने तो क्या बोला कि तुम्हें स्विमिंग पूल मिलेगा। क्या मिला? मिला। तो क्या ये बात सच में जायज़ है या नाजायज़ है? जायज़ है। ये बात गलत, ये धोखा है। ठीक, अब ऐसा धोखा ना हो, ऐसा धोखा ना हो तो जब भी कोई नई गाड़ी बनाई जाती है, कोई नई बिल्डिंग बनाई जाती है, कुछ भी नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो उससे पहले हम प्रिपेयर करते हैं उसका एक मॉडल। क्या प्रिपेयर करते हैं? उसका एक मॉडल। ऐसा होता है नहीं होता? सबने देखा होगा, बोलो देखा ही नहीं देखा? एक 3D मॉडल बनाते, एक 3D मॉडल बनाते। मैंने मेरे पार्क का ये 3D मॉडल बनाया। ध्यान से सुनते चलना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सभी बंद कर दो, है ना, अंधेरे में पढ़ लेंगे। ये एक 3D मॉडल बना रहा हूं मैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा गाइस मेरी बिल्डिंग में ना, देखो ध्यान से सुनो, मेरा जो एरिया है उतने में, इतनी जगह में मैं बनाऊंगा एक बिल्डिंग, इतनी जगह में बनाऊंगा एक बिल्डिंग, और यहां बनेगा मेरा एक पार्क, इधर बनाऊंगा मैं जिम, और इधर बनाऊंगा तुम्हारा फेवरेट स्विमिंग पूल। मैंने कहा ये जो मैंने आपको मॉडल आपके सामने दिखाया, उसमें मॉडल में इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं, मीटर बड़ा हो जाएगा। मान लो कितनी लेंथ है? 10 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ये है मान लो 5 सेंटीमीटर, ये है मान लो 3 सेंटीमीटर, और ये है मान लो 4 सेंटीमीटर, और ये भी मान लो आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैंने कहा कि आपके रेफरेंस के लिए जो मेरे मॉडल में 1 सेंटीमीटर होगा, जब ये असल में बन के तैयार होगा, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल बनेगा? 100 मीटर के। किसके इक्वल बनेगा? 100 मीटर के इक्वल बनेगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आपका, मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपका पार्क है, ये आपकी जिम है, और ये आपका स्विमिंग पूल है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो स्विमिंग पूल है उसकी ब्रेथ कितनी होगी? असल में जब बिल्डिंग बनकर तैयार होगी उसकी ब्रेथ कितनी होगी? ये 3 सेंटीमीटर लिखा है। क्या लिखा है? 3 सेंटीमीटर। तो बोलो पार्क में कितना, पार्क जगह असल में बिल्डिंग बन जाएगी तो असल में इसकी लेंथ कितनी होगी? 300 मीटर। 300 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं जो जिम है, जिम की लेंथ कितनी होगी? $250 मीटर, क्योंकि सर 1 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर, तो 2 के लिए 200 और 2.5 के लिए 250, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 250 मीटर। तो आपको क्या मिला? एक रेफरेंस मिला। क्या मिला? एक रेफरेंस मिला। ठीक है। अगर मैं आपको इसको दूसरी नजरिए से दिखाऊं, अगर मैं आपको दूसरे नजरिए से दिखाऊं, तो सिर्फ अभी पार्क पर आ जाओ और पार्क से समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो वो असल में कितना होगा? 200 मीटर होगा। अगर वो 4 सेंटीमीटर है तो असल में कितना होगा? 400 मीटर होगा। बोलो ये रेफरेंस आपके काम का है या नहीं? बिल्कुल काम का है। जो मॉडल बन रहा है वो हमें एक प्रैक्टिकल बताता है कि भाई जब जो भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार होगा तो कैसे होगा। अब ये सर स्केल फैक्टर ये सब क्या है? ये हमारे किस रिलेशन में है? तो मैंने कहा अगर मैं इन दोनों साइड का रेशियो निकालूं, अगर मैं इन दोनों साइड का रेशियो निकालूं तो मुझे बताओ रेशियो क्या आएगा? बोलो पहले रेशियो क्या आएगा? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। बोलो आंसर क्या बचेगा? 2/4। क्या बचेगा? 2/4। 2 से 2 कैंसिल। बोलो कितना आएगा? 1/2। हाँ तेज बोलो, क्यों नहीं कैंसिल होती यूनिट? आप कहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती सर, क्योंकि ऊपर भी स्पीड आती है और नीचे भी स्पीड, स्पीड की यूनिट से स्पीड की यूनिट कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल होती है यूनिट्स। अब दूसरी साइड बोलो, ये क्या बनेगा?
200 बाय 400, कैंसिल करके बताओ कितना आएगा 1/2। बोलो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा? यस। क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल थी? नहीं, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं थी। लेकिन क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल था? यस, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल था। स्केल फैक्टर क्या है? ये हमारा स्केल फैक्टर है जो हमें ये डिटरमाइन करने में मदद करेगा कि अगर हमारे डायग्राम में कोई एक यहाँ 1 है तो उसके लिए दूसरे डायग्राम में वो कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। मैंने कहा मेरा ना प्लान चेंज हो गया, अब मैं इसके अंदर एक पार्किंग बनाने वाला हूं। ध्यान से सुनना, मैं एक पार्किंग बनाने वाला हूं और मैं उस पार्किंग की ना लेंथ रख रहा हूं 10 सेंटीमीटर। कितनी रख रहा हूं? 10 सेंटीमीटर। आप मुझे बता सकते हो उसकी लेंथ असल में कितनी बनेगी? 1000 मीटर। भाई इसका 100 गुना हो जाएगा ना, इसका 100 गुना, तो 10 का 100 गुना कितना होता है? 1000 मीटर। इतनी लंबी इसकी लेंथ बनेगी। यानी स्केल फैक्टर ने क्या किया? स्केल फैक्टर ने मुझे एक रफ एस्टिमेट देने में मदद करी कि असली में कोई चीज बनकर तैयार होगी तो कैसी दिखेगी। अब क्या होगा, जब हम एनसीईआरटी में से चैप्टर करेंगे तो पूरे चैप्टर में ना स्केल फैक्टर का कहीं पर जिक्र नहीं आएगा और शायद जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तब भी नहीं आएगा। केस स्टडी के फॉर्म में जब क्वेश्चन आते हैं तो स्केल फैक्टर का जरूर एग्जाम के अंदर बहुत बार आप देखोगे कि जिक्र होता है, तो आपको स्केल फैक्टर पता होना चाहिए। स्केल फैक्टर सिमिलैरिटी से रिलेटेड क्यों है ये तो हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे, लेकिन आपको स्केल फैक्टर पता होना चाहिए। स्केल फैक्टर क्या करता है? स्केल फैक्टर हमें ये बताता है कि अगर हम किसी छोटे एरिया में किसी एक स्ट्रक्चर को तैयार करें तो ओरिजिनली कितना बड़ा बनेगा। ठीक, तो और इनमें एक चीज और ध्यान रखी हमने कि जब हम रेशियो निकाल रहे, किसी का भी रेशियो निकाल कर देखो, आप किसी का भी रेशियो निकाल कर देखो। आप बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो जब मैं बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। ब्रेथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। बोलो जब बनेगा तो कितना हो जाएगा? 500। अब मैं अगर इनका रेशियो निकालूं तो 5 1 जा 5 2 जा 500 1 जा 500 2 जा, तो रेशियो दोनों बार कितना आ रहा है? 2/1। तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये भाई बनकर तैयार हुई बिल्डिंग है, तो जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है क्या वो इक्वल है? नहीं सर, वो इक्वल नहीं है। लेकिन क्या इक्वल है? उनका रेशियो इक्वल है। क्या इक्वल है? उनका रेशियो इक्वल है। ये मैं कह दूं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होना। जैसे ये 10 था, यहाँ पे कितना था? 10, तो फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हुआ। किससे मल्टीप्लाई हुआ? यार क्या हो गया? कोई है क्या? मुझे मक्खी रखी है क्या? किससे मल्टीप्लाई हुआ? 100 से मल्टीप्लाई हुआ। ये भी किससे मल्टीप्लाई हुआ? 100 से मल्टीप्लाई हुआ। तो किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा होगा। ये होता है हमारा स्केल फैक्टर। मैंने बोला इसको पढ़ाई की तरह नहीं समझना है, इसको एक नॉर्मल कहानी की तरह समझना है कि हाँ स्केल फैक्टर का थोड़ा थोड़ा यूज होता है, हमारे आसपास होता है। जैसे कि एक और मैं यूज बता दूं, जब हम सेंटर का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे तो हमने देखा कि भाई हमारे सेंटर में ना इतना बड़ा कुछ इस तरीके से एरिया है। अब हमने कहा कि हमें इसको यूज करना है सही तरीके से। ठीक, तो अब मैंने इसको हमने क्या करा, हमने एक पेपर पे बनाया। हमने कहा भाई पेपर में ये इसका स्ट्रक्चर है और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना एक रूम ऐसे बहुत बड़ा रख देते हैं। हमने कहा नहीं यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, यहाँ एक वॉशरूम बना देते हैं साइड में और यहाँ से ना एंट्री का एक रास्ता बना देते हैं। गलत हो गया, यहाँ तो हमारे पास यहाँ ये इतना एरिया तो हमारे पास है नहीं। मान लो यहाँ से एक एंट्री का रास्ता बना देते हैं और एक छोटा सा रूम यहाँ रख देते हैं। एक रफ आइडिया ले रहा हूँ मैं, मान लो एक छोटा सा रूम यहाँ बना देते हैं और एक रूम हम इधर से स्टार्ट कर ऐसे बना देते हैं। ऐसे ऐसे करके हमने क्या करा, एक रफ आइडिया हमने बना दिया और हमने बोला यहाँ पे रिसेप्शन बना देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा सही दिखता है अपना सेंटर कि आप एंट्री करते हो, राइट साइड वहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर एक रूम है, फिर इधर रूम है। ठीक है, और जो ऊपर वाली जगह वो तो अलग है। तो मैंने कहा कि अब मैं ये बनाया, लेकिन मैंने बोल दिया ये मैं देकर चला गया कारपेंटर को, मैंने बोला बना के तैयार कर दो। अब उसने क्या किया ना, उसने ना इस वाले रूम को बहुत छोटा कर दिया और इस वाले रूम को बहुत बड़ा कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्केल फैक्टर का यूज करता, मैं कहता कि भाई मेरे जो सेंटर की ये वाली लाइन है ये मान लो कितनी है 10 मीटर। एक मैं रफ आइडिया ले रहा हूँ, कितनी है 10 मीटर। तो मैंने क्या करा, मैंने सीधा मीटर की जगह यहाँ सेंटीमीटर करा। मैंने कहा भाई ये जो है ना ये आप रखो 4 सेंटीमीटर नोटबुक में और ये कितना रखो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। कितना रखो? 6 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ ये अगर मेरी नोटबुक में 6 सेंटीमीटर है, जब ओरिजिनल में बनेगा तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर। कितना हो जाएगा? 6। ये 4 है तो कितना हो जाएगा?
4 मीटर। भाई जब तुम्हारे घर बनते हैं तो नक्शा बनकर आता है, नक्शा बनकर आता है। वो नक्शा कैसा दिख रहा था, छोटा सा, और वो बनकर सेम टू सेम तैयार होता नहीं होता, वो भी स्केल फैक्टर पे बेस्ड है। तो स्केल फैक्टर का हमारी लाइफ में काफी बार यूटिलाइजेशन होता है। अब सर आपने हमें कर दिया बहुत कंफ्यूज, सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। आओ अब सिमिलैरिटी पे चलते हैं और पिछली बात को भूल कर चलेंगे। हाँ जी, स्केल फैक्टर हर जगह यूज हो रहा है। जहां भी हम एक एस्टिमेशन ले रहे हैं वहां स्केल फैक्टर का बहुत मेजर यूटिलाइजेशन, हमें पता हो चाहे ना पता हो लेकिन होता है। अब आओ सिमिलैरिटी पे। सिमिलैरिटी क्या कहती है, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। सिमिलैरिटी क्या कहती है, सिमिलैरिटी कहती है अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो, या बिल्कुल बहुत बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलेंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई भी दो फिगर सिमिलर हो, अगर आप चाहते हो कोई भी दो फिगर सिमिलर हो, मान लो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 2 2 2 है, और एक ये दूसरा स्क्वायर है जिसकी साइड 4 4 4 4 है। इसका नाम हम रख देते हैं ABCD और इसका नाम हम रख देते हैं PQRS। व्हाट इज सिमिलैरिटी? देखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस समझ आ जाएगा यहाँ से। तो मैंने कहा अगर मैं चाहता हूँ कि ABCD, ये किसका सिंबल है, सिमिलैरिटी का, इक्वल्स टू हट जाएगा कॉन्ग्रुएंसी में से, ABCD सिमिलर हो PQRS के, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। क्या AD और PS इक्वल है? नहीं। क्या AB और PQ इक्वल है? नहीं। लेकिन क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, अच्छा मुझे बताओ पहले AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? भाई आवाज नहीं आई, AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? PQ। तो सर क्या AB बाय PQ, भाई बोलो BC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? QR। सर क्या ये इक्वल है BC बाय QR? क्या ये इक्वल है, बोलो CD के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? SR। तो CD बाय RS SR कुछ भी लिख दो। बोलो AD के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? PS। अगर सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो वो फिगर क्या है? सिमिलर। मुझे बोलो बताओ AB कितना है? 2 2 बाय 4 2 बाय 4 2 बाय 4 2 बाय 4, कैंसिल भी करेंगे तो कितना आएगा? 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, इस बार कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो दोनों फिगर क्या होंगी? सिमिलर। तो मैंने कहा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा टू फिगर्स या टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन सिमिलर है इफ, कब? फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग, आप क्या दो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, दोनों मतलब क्या होता है? सेम। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं? प्रोपोर्शनल। क्या इससे बात बन जाएगी? नहीं। एक चीज और होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? वो होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। अगर मैंने कहा साइड्स का रेशियो तो समझ में आ गया सर, साइड्स का रेशियो तो समझ में आ गया, बोलो एंगल, एंगल A किसके इक्वल होना चाहिए? B किसके इक्वल होना चाहिए? Q। C किसके इक्वल होना चाहिए? और D किसके इक्वल होना चाहिए? अगर ऐसा है तो दो फिगर सिमिलर हैं, अदरवाइज दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। दोनों बातें होनी चाहिए, ये पहली बात। और ये दूसरी बात, अगर कोई फिगर दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सिमिलर है, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं है, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं है। अब अगर मैं समराइज करूं और हमारे चैप्टर पर आ जाऊं, तो अब मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग जवाब दोगे। अभी तक सब मुझे पता है, थोड़े थोड़े कंफ्यूज होंगे। ट्रायंगल्स, आओ देखो, ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR। मैंने कहा कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं? सिमिलर हैं। तो मनप्रीत
बताओ ए बी किसके इक्वल होगा? पी क्यू। वेरी गुड मनप्रीत। ए बी किसके इक्वल होगा? पी क्यू। कोई ऐसा बच्चा है जो इससे अग्री नहीं करता? वेरी गुड। बाकी बच्चे अग्री करते हो क्या? ठीक है। यस प्रत्युष। गलत है, हटा दूं? हटा दूं? चल बोलो, अगर इक्वल नहीं है तो बोलो यहाँ क्या लिखूं? ए बी। तो बोलो क्या लिखूं? ए बी। बोलो प्रत्युष। इक्वल, तो यही तो लिखा था। सोनाक्षी। वेरी गुड। ए बी बाय पी क्यू, क्योंकि सर अगर दो फिगर सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होती। कैसी होती है? प्रोपोर्शनल। बोलो ए बी बाय पी क्यू, तो बोलो बी सी बाय, भाई सबकी आवाज आनी चाहिए, बी सी बाय क्यू आर। बोलो ए सी बाय पी आर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात, बोलो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा। ये तो कॉन्ग्रुएंसी में भी होता था। एंगल बी किसके इक्वल होगा? क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल होगा? अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। तो अगर मैं अब इनकी डेफिनेशन को समराइज करके आपके सामने लिखूं और मैं बोलूं इतना याद रखना जितना बोर्ड पे लिखा है, तो मैंने कहा टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब? बोलो पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल और प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स will be proportional और दूसरी बात, corresponding angle should be equal। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मुझे बताना कि ये स्टेटमेंट सही है या बहुत भयंकर तरीके से गलत है। सोच समझ के जवाब देना। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यस और नो? बोला यस और नो? कोई नो वाला भी है क्या? चलो कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर, प्रत्युष नो वाले हो? ठीक है, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं। इक्वल नहीं, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल वो होते हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती। तेज बोलो। हाँ तो बोलो ना, तुम बताओ पहले की कितनी लो? 3। चलो अंशुमन कह रहे नहीं होगा, पहले की ले ली। अरे 3, दूसरे की बोलो 4। 4 4 4। क्या मैंने बोला कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। बोलो पहली का यहाँ 3 तो यहाँ 4। बोलो क्या बना? 3/4। दूसरा क्या बना? 3/4। तीसरा क्या बना? 3/4। बोलो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60। तो ऑब्वियसली बात है सभी एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे। किसी और को लग रहा है सर दूसरा ट्रायंगल मैं बताऊंगा और ये नहीं हो पाएगा, तो बताओ। इक्विलेटरल होना चाहिए ट्रायंगल। चलिए वेरी गुड। मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बताओ बताओ।
नो, मैंने कहा आओ। 2 2 3 5 5 7। पहला क्या बना 2/5, दूसरा क्या बना 2/5, तीसरा क्या बना 3। क्या इक्वल है? हाँ, इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो हटा देते हैं। आओ, अगर मैं कह दूं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, बोलो यस और नो। कोई नो वाला है तो बोलो, कोई अगर नो वाला है तो बोलो। मैंने कहा 2 स्क्वायर ले लेते हैं, ये रहा एक स्क्वायर, ये रहा दूसरा स्क्वायर। साइड बोलो, अश्विन कितनी लूं पहले की? 4। दूसरे की बोलो कितनी ले लें? 9। इसने तो मजा बिल्कुल आराम कर दिया, काटना भी नहीं पड़ेगा। पहला क्या है 4/9, दूसरा 4/9 4/9 4/9। क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है? यस। क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे? यस। स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन गाइस एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनकर, क्या हम इसको टेढ़ा वेढ़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, टेढ़ा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक पैरेललोग्राम क्या हो जाए? रोम्बस हो जाए। पैरेललोग्राम नहीं क्या हो जाए? रोम्बस हो जाए। मानो ये 2 2 2 2 और 4 4 4 4। बोलो अब ये सिमिलर है क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ जाएगा, 2/4 2/4, सब में 2/4 आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे, तो ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। दोनों काम होने चाहिए, साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, एंगल्स भी सिमिलर होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप अटेंडेंस बोलेंगे और अटेंडेंस बोलते बोलते इस बोर्ड पे जो लिखा है उसे एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे फट से। जब तुम्हारे बोर्ड भी होंगे ना, प्री बोर्ड भी होंगे, तो तुम आगे मैच करोगे तो 70 to 80% तो सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं करा वो बुकलेट करने के लिए तभी बोल रहा हूँ मैं कि अगर तुम वो 200 क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे, बोर्ड में भी सेम टू सेम तुम्हें वही क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज्यादा है? ज्यादा थे? कितने थे? मैंने गलत देख लिया है क्वेश्चन, सैंपल पेपर में पड़े हुए नीचे वाले 4 नंबर के तो 3 क्वेश्चन ही थे। देखो प्रोबेबिलिटी इजी है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी के तो कुछ गिने चुने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दूंगा ना, उनमें से ही आएगा, उसके लिए तो परेशान था। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता स्टैट्स के लिए, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हारे मिड टर्म तक अगर किसी के स्कूल में स्टैट्स स्टार्ट हो रहा है तो मिड टर्म तक स्टैट्स नहीं हो पाएगा, तो अपना पढ़ लेना अच्छे से, मैं नहीं करा पाऊंगा। अब तुम प्रोबेबिलिटी के बाद मैं, मेरे को पता है कोई बच्चा आके बोलेगा सर मेरे स्कूल में सर्कल भी हो गया, तो मैं कितना बर्डन ले लूँ? मैं नहीं करा पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। अगर मैं तुम्हें एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना कराऊं
क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्लासेस देते हैं। मैं एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना कराऊं तो मैं बहुत कंफर्टेबली करा दूं तुम्हें। हमने पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इनके तो ऐसे कर रखे, इतने सारे हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। अभी हमारा एपी रह रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसके बाद ना एपी को उठाएं जो लास्ट का कुछ बचा है। और ओके, हम ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि अगर तुम्हारी जैसे राखी के आसपास 9 तारीख की राखी पड़ रही है और 10 को संडे पड़ रहा है, संडे को तो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ इस बार, बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं पूरे हफ्ते भी छुट्टी कर लूँ तो भी मैं संडे को नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को संडे छुट्टी चाहिए। हाँ, राखी की छुट्टी रहेगी। तो तुम्हें 2 दिन मिलेंगे ना, तो 2 दिन मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम जो एपी की वीडियोस है ना उसे अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस कर लो एपी एनसीईआरटी से, ताकि जब तुम वापस आओ तो एनसीईआरटी के जो 2-3 क्वेश्चन बचे वो करा दूं मैं, और फिर हम उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ले। एपी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बड़े भयानक है, बड़े भयानक है। मतलब एक तो तुम्हें टेस्ट में मिला, जो टेस्ट में क्वेश्चन था एपी का, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 32। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बिना डिजिट चेंज हुए तुम्हें पेपर में मिलने के पूरे चांसेस हैं। डिजिट भी चेंज नहीं होगी, सेम डिजिट आएगी, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो तू गया था पीने, नहीं पिया था क्या? जाओ सर, पहले ट्रायंगल करा दूं। हाँ, तुम्हें इसे 1 घंटे में प्यास भी लग जाती है, बताओ। चलो जी, तो बॉटल ले आया करो भाई अगर ज्यादा सांसें लगती है तो। अभी खत्म नहीं हुई मेरी बात गाइस। अगर मैं कह दूं ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, अच्छा सर्कल के पास ना सर साइड्स होती नहीं है, लेकिन उसके पास क्या होती है? रेडियस। क्या होती है? रेडियस। तो बोलो सभी सर्कल सिमिलर होंगे, यस और नो? एंगल का कोई सीन नहीं है इसमें, एंगल का कोई सीन नहीं है इसमें। यस सर, नहीं सब नहीं होंगे, सब नहीं होंगे। सर चेक करते हैं। आप क्या करो, आप 2 सर्कल ले लो। फाइनल आंसर होंगे। आप देखो कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस का रेशियो निकालो, आप कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस का रेशियो निकालो। मान लो इसकी 5 है, इसकी 3, कितना आएगा? 5/3। यहाँ वाली रेडियस का क्या आएगा? 5/3। तो रेशियो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो सभी सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, यस और नो? नो सर। यस सर। आओ कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, मानो 5 3 3 5 और सभी एंगल 90 डिग्री के मान लो। मानो 2 1 2 1, बोलो 5/2 कितना है? 5/2 इज इक्वल टू 3 अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो सिमिलर नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है, तो सभी रेक्टेंगल सिमिलर नहीं। अच्छा तुम बोलो सर मैं तो कोई एक रेक्टेंगल निकाल सकता हूं, तो हो सकता है तुम निकाल दो। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, मतलब क्वेश्चन क्या था कि ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, कि सारे के सारे सिमिलर नहीं, सारे के सारे सिमिलर नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ हो सकता है कुछ हो, लेकिन सारे के सारे सिमिलर नहीं है। जैसे कोई मुझे बोले कल पे, अरे सुनो मेरी बात पहले फिर तुम्हारी सुनूंगा। कल पे कोई आके बोले देखो सर ये एक रेक्टेंगल है सर, ये साइड है 6, ये साइड है 4, सभी एंगल 90, और सर ये दूसरा रेक्टेंगल है सर, ये साइड है 3, ये है 2, ये है 3 बेसिकली, और ये है 2। बोले सर देखो 6/3 2/1, 4/2 2/1, 6/3 2/1 और 4/2 2/1, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखो नहीं। तो हाँ, अब ये दोनों रेक्टेंगल क्या हो गए? सिमिलर। लेकिन क्या सारे सिमिलर होते हैं? नहीं, कुछ हो सकते हैं लेकिन सारे सिमिलर नहीं होते। ये बात है आपको थोड़ी सी समझनी है और ध्यान रखनी है। एक बार मुझे एनसीईआरटी दे दो, किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी है तो। एनसीईआरटी है तुम दोनों से किसी के पास? किसी दिन ऐसा पिटोगे ना मेरे से। गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर दो जल्दी से।
2-3 मिनट लो और फर्स्ट एक्सरसाइज को खत्म कर दो। आओ भाई फट से देखते हैं, 2 मिनट में खत्म करते हैं इसे। क्या रहा है, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर similar, all dash triangles equilateral, two polygons of same number of sides are said to be similar if their corresponding angles, बिल्कुल angles कैसे होनी चाहिए, equal, लेकिन sides कैसे होनी चाहिए, proportional। क्या रहा है, give two different example of pair of similar figure। दो similar figure बनानी है, हमने कहा सर्कल बना दो, similar होते हैं, दो स्क्वायर बना दो, similar होते हैं। क्या रहा है, नॉन सिमिलर फिगर, सर्कल कैसे बनाओगे भाई? हाँ मतलब मैं ये मान लेता हूँ सेम साइड के बना दो, तुम तो बिल्कुल ही अलग चले गए कि नॉन सिमिलर है तो साइड ही अलग कर दो। मैं कह रहा हूँ दो रेक्टेंगल बना दो, ठीक है, क्या सभी रेक्टेंगल सिमिलर है? नहीं, तो ये वाले नहीं होंगे। दो रोम्बस बना दो, दो पैरेललोग्राम बना दो, ठीक है, तो सिमिलर नहीं होंगे। ये बहुत सही बात है, रिस्क भी क्यों लेना, एक ट्रायंगल बना दो, एक स्क्वायर बना दो, साइड इक्वल नहीं है तो सिमिलर नहीं होगा। लास्ट भाई देखो 1.5/3, सबका रेशियो कितना है, 1.5/3, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन एंगल्स नहीं, एंगल सेम नहीं है, तो ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। क्योंकि हमारे पास 6 मिनट बहुत बहुमूल्य मिनट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप मेरे से बोलो कि सर आप कोई एक ऐसी चीज़ बताओ जो आप सोचते हो कि पेपर में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है, तो वो एक थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम क्या है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। व्हाट इज BPT एंड क्या मतलब होता है, कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हम अभी ही सीखेंगे, अगली क्लास के लिए नहीं छोड़ेंगे, अगली क्लास के लिए छोड़ेंगे इसका प्रूफ। तो मैं BPT की आपको स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, अभी आप जो है, हाँ, इसको BPT, इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देखो ध्यान से देखो और ध्यान से समझना। आपको गिवन क्या है, आपको सिर्फ इतना गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC। एक बार मेरे मुंह से स्टेटमेंट सुनो, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना। क्या रहा है, क्या रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की किसी भी एक साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल आप एक, किसी भी एक साइड के पैरेलल, इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो बाकी दोनों साइड को कहीं ना कहीं टच करती हो, कहीं ना कहीं टच करती हो। तो ये दो जगह टच कर रही थी, D एंड E पर, D एंड E पर। तो ये क्या कह रहा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मैंने कहा D ने AB को दो पार्ट में डिवाइड करा, बोलो कौन कौन से दो पार्ट, AD और BD, AD और BD। तो ये कह रहा है डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, रेशियो मतलब AD बाय BD, और उधर रेशियो क्या होगा, AE बाय EC, AE बाय EC। क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अश्विन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides at two distinct points, then the other two sides are divided
आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो AD बाय BD किसके इक्वल होगा, AE बाय EC। ये दोनों क्या रहेंगे, सेम का मतलब क्या है, इक्वल। सेम का मतलब क्या है, इक्वल। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इतनी सी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे। जैसे जैसे मानो ये बोलेगा 2, ये बोलेगा 4, ये बोलेगा x, ये बोलेगा 6, बोलेगा x की वैल्यू निकालो, 3। सिंपली कितनी आ जाएगी, 3। कैसे, AD की वैल्यू कितनी है 2, BD की वैल्यू कितनी है 4, AE कितना है x और EC कितना है 6। 1 सा 2 सा 6 उधर चला जाएगा, 6/2 = x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हो गया। एज सिंपल एज दिस। बताओ कोई समस्या लग रही है, जल्दी बोलो, दोबारा समझा दूं। क्या कहता है, कहता है अगर एक ट्राइंगल में आप किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो कि वो जो लाइन है वो जाके बाकी दोनों साइड को कहीं ना कहीं टच करे, तो जो ये दो बची हुई 2 साइड है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। रेशियो मतलब कि AD बाय BD इक्वल होगा AE बाय EC के। तो सिंपली AD बाय BD इक्वल हो जाएगा किसके, AE बाय EC के। ये सिंपल सी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, रिपीटेड, बस इतना सा है। प्रूफ थोड़ा लंबा होता है, वो हम सीख लेंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। मैं अच्छे से समझाऊंगा, तुम्हें पहली बारी में समझ आ जाएगा, ऐसा समझ आ जाएगा घर पे प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो भी कर लोगे। लंबा प्रूफ है लेकिन। देखो ये रहा, पढ़े थ्योरम। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल, मैंने कहा कौन सी साइड, BC, कौन सी साइड, BC के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, क्या नाम रखा लाइन का, DE। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, ये अदर 2 साइड को 2 पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये अदर 2 साइड किस में डिवाइड हो रही है, सेम रेशियो, यानी AD बाय BD किसके इक्वल होगा, AE बाय EC। ये रहा AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव बाय BPT थ्योरम। पढ़ने में बहुत छोटी सी थ्योरम है, डायग्राम से पता लग रहा होगा, लुकिंग लाइक अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इट विल नॉट बी अ कंसर्निंग थिंग। अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो बताओ। और अगर कोई सवाल नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है।